हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, सेकंड क्लास डिमांड चैप्टर यूनिट 1 सेकंड क्लास हमने लास्ट क्लास में किया डिमांड का मीनिंग, डिमांड के टाइप्स। उसके अलावा हम लोगों ने किया बच्चों डिमांड के कुछ प्रेजेंटेशन के टूल्स, दैट इज डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। आज की क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया कि हम नेक्स्ट क्लास में डिमांड शेड्यूल, कर्व सब रिवाइज करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे डिमांड फंक्शन। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया बच्चों, डिमांड का मीनिंग, चार चीज मेन इंपॉर्टेंट थी, प्राइस, क्वांटिटी, टाइम पीरियड एंड विलिंगनेस और एबिलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिमांड के टाइप्स क्या थे, इंडिविजुअल एंड मार्केट। मार्केट डिमांड इज सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों कि डिमांड को आप प्रेजेंट कैसे कर सकते हो। आपने डिमांड को प्रेजेंट किया डिमांड शेड्यूल से और डिमांड कर्व से, राइट। डिमांड शेड्यूल क्या था, टैबुलर प्रेजेंटेशन। डिमांड कर्व क्या था, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। उसमें पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, और इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में क्या पढ़ा, कुछ नई बात कि मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। व्हाई? मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर बिकॉज proportionate change in market demand, proportionate change in market demand is more than the proportionate change in individual demand, therefore market demand is flatter। चलो, उसके बाद आज का टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन, डिमांड किसका फंक्शन है? तो डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल बच्चा। डिमांड डिपेंड है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सबसे पहले तो प्राइस पे डिपेंड है, ओके। प्राइस के अलावा और भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिस पे डिमांड डिपेंड रहती है। तो डिमांड के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि डिमांड फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे आप। डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। देखो नोट्स पे आते हैं, डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है बच्चा, कौन सा रिलेशनशिप? फंक्शनल रिलेशनशिप between demand and factors affecting it, between demand and factors affecting it। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, शुरू करने जा रहे हैं बच्चों डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन को आप डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? डिमांड फंक्शन क्या है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशन between demand and factor influencing it या फिर factor affecting it। बच्चों अब डिमांड के अंदर यहां पे दोनों डिमांड की बात हम करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड के फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन, दोनों की बात करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स और मार्केट डिमांड फैक्टर्स सबकी बात करेंगे, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन क्या है कि डिमांड और उसके फैक्टर्स, डिमांड और डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच में जो रिलेशन है उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। तो डिमांड को कैसे बहुत सारे फैक्टर्स, गिवन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एज वेल एज अदर फैक्टर्स, कैसे डिमांड को अफेक्ट करेंगे हम आज पढ़ने वाले बच्चों। बहुत ही ध्यान से सुनना, टॉपिक जितने भी अब आएंगे वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते चले जाएंगे, क्योंकि अब एमसीक्यू वाला जो पैटर्न है वो अब आपको समझ में आएगा कि कहां से क्वेश्चन कैसा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है। तो ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है। बच्चों डिमांड फंक्शन को डिवाइड कर रहा हूं दो पार्ट में अगेन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा मार्केट डिमांड फंक्शन। क्योंकि दो पार्ट में, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड के जो फैक्टर्स हैं वो अलग हैं, मार्केट डिमांड के फैक्टर्स अलग हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड वाले फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने सर? मार्केट डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड वाले फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना और समझ के रखना कि मैंने क्या बोला, भूलना नहीं इस बात को, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन आप सबसे पहले एक बार
डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन पे ध्यान देंगे कि क्या है, उसके बाद एक एक करके सारे फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड के आपको समझाए जाएंगे। देखो बच्चों, डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। यहां तक हमने पढ़ा, डेफिनेशन में लिखा भी। तो डिमांड फंक्शन को मैं डिवाइड कर रहा हूं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में और दूसरा मार्केट डिमांड फंक्शन में, क्योंकि मैंने आपको बोला कि डिमांड के जो फैक्टर्स हैं या डिमांड फंक्शन जो है वहां दोनों की बातें हो रही हैं। इट कैन बी ईदर विद रिस्पेक्ट टू वन कंज्यूमर और मेनी कंज्यूमर इन द मार्केट, दोनों के लिए डिमांड फंक्शन हो सकता है। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है, अब आप नोट्स पे आ जाइए। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिखता हूं डिमांड फॉर एक्स कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बच्चे पीएक्स मींस प्राइस ऑफ अ गिवन गुड, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गिवन कॉमोडिटी की प्राइस की बात कर रहे हैं। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या फिर प्राइस ऑफ अदर गुड्स, आप बोलेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर। चौथा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। पांचवा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, कि कल आने वाले समय में प्राइस बढ़ेगा या कम होगा तो आज डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अराउंड टोटल 5 फैक्टर्स आप पढ़ने वाले हैं। इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में आपको हम 5 फैक्टर्स पढ़ेंगे आज। सबसे पहली चीज कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है क्या। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। सबसे पहले मैंने बोला बच्चों आपको कि प्राइस ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी, ये आपका पहला फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करेगा, प्राइस ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी। बच्चों यहां पे डीएक्स मतलब क्या है, डीएक्स मतलब है डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। यहां पे पीएक्स का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ अ गिवन गुड। ओके, इसकी हम बात कर रहे हैं अभी, प्राइस ऑफ अ गिवन गुड। उसके बाद यहां पे बच्चों एफ का मतलब क्या है, एफ मतलब फंक्शन, एफ मींस फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन है सबसे पहले किसका, प्राइस का, प्राइस ऑफ अ गिवन गुड, प्राइस ऑफ अ गिवन गुड। इसको समझेंगे सबसे पहले। बच्चों आपने जब डिमांड शेड्यूल पढ़ा था या डिमांड कर्व पढ़ा था, वहां आपको प्राइस के बारे में पहले बता दिया गया था कि प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी अगर मार्केट में इंक्रीज होगा, किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस, कोई भी पर्टिकुलर गुड जिसका प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस, तो आपने क्या पढ़ा कि उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड आपने पढ़ा कि सर फॉल हो जाती है, क्योंकि आपकी एबिलिटी, आपकी विलिंगनेस कम हो सकती है, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। तो आपने पढ़ा कि यहां पर इनवर्स रिलेशन था प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में। अब मैं एक बात और ऐड कर रहा हूं, मैं प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी के अंदर एक बात और ऐड कर रहा हूं, जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो क्या है सर, वो है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। मतलब जब प्राइस ऑफ अ गिवन गुड की बात होगी तो अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस के साथ साथ अगर किसी भी अदर फैक्टर में चेंज आया तो हो सकता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम ना हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है बच्चा, अगर प्राइस इंक्रीज किया, अगर जिस कॉमोडिटी की आप डिमांड करने जा रहे हैं उसका प्राइस मार्केट में बढ़ गया, लेकिन साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ गई, तो आपके लिए प्राइस डजंट मैटर कि प्राइस कितना हो गया, आपकी इनकम भी बढ़ गई, तो आप डिमांड कम नहीं करने वाले क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ गई। तो आपने क्या देखा कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड तो कम होनी चाहिए थी, पर साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ गई, तो आपने डिमांड को बढ़ाया, कम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड
इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑपरेट नहीं हो पाया। इसीलिए बोलते हैं जब आप प्राइस ऑफ अ गिवन गुड की बात करते हो तो अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट भी बोला जाता है। अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? सेटेरिस पैरेबस। क्या बोलते हैं बच्चा? सेटेरिस पैरेबस। ध्यान से सुनिएगा, सेटेरिस पैरेबस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका एमसीक्यू बनता है। सबसे पहली चीज हमने जो भी फैक्टर किया बच्चों, वो कौन सा किया? प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। तो डिमांड इज फंक्शन ऑफ, सबसे पहला प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी की हमने बात की, इसी की बात करेंगे। नोट से पढ़ते हैं आपको क्या लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यस, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, it is the most important factor affecting demand for a given good. Generally there exists an inverse relation, mark कर लीजिए, there exists inverse relation between price of a commodity and quantity demanded. As price increases, quantity demand falls due to decrease in the satisfaction level of consumers. ये एबिलिटी कम हो सकती है, आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल आपको यहां दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी से टी इंक्रीजेस, अगर टी के प्राइस, टी के दाम मार्केट में बढ़ जाते हैं तो आप बोलते हो कि अब टी महंगी हो गई है, अब मैं इसको नहीं खरीद सकता, तो क्वांटिटी डिमांड विल फॉल। ठीक है, उसके बाद आपको यह हमेशा बोलना है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सेटेरिस पैरेबस, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों अब जो नेक्स्ट आपका फैक्टर आता है वो आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यहां देखिएगा ध्यान से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये हो गया आपका सबसे पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। आपने बोला अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब कि सेटेरिस पैरेबस। ये बहुत ध्यान रखिएगा, सेटेरिस पैरेबस का मतलब है कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, उसके बाद ये आपका पहला फैक्टर हो गया। हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। दूसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बच्चों, रिलेटेड गुड्स में आप पढ़ेंगे दो टाइप के गुड्स। कौन सी गुड्स? दो टाइप की गुड्स। सबसे पहली सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सी गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स। हमने क्या देखा कि छोटे बच्चे मतलब जब चैप्टर पढ़ते हैं, नया नया चैप्टर पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसका नाम बदल देते हैं, सप्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री क्या होता है भैया? सब्स्टिट्यूट गुड्स, नॉट सप्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब दोनों आप चीजें पहले पढ़ चुके हो, बट अब ध्यान से सुनना है क्योंकि अब कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन उठ के आ सकता है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। बच्चों ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिवन कमोडिटी का प्राइस ही डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उस गिवन गुड की रिलेटेड कोई गुड्स ऐसी हो जिसके प्राइस कम या बढ़ने से उस गिवन गुड पे भी इंपैक्ट पड़े। जो गुड आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्राइस नहीं बदले, पर उसके रिलेटेड गुड्स, उससे मिलते जुलते गुड या उसके साथ कंज्यूम होने वाली गुड के प्राइस चेंज हो गए तो आपकी गिवन गुड की डिमांड अफेक्ट हो सकती है। सर हाउ, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? बच्चा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में बात कर रहा हूं सबसे पहले कौन सी गुड्स की? सब्स्टिट्यूट गुड्स की। बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल फंडा है। दीज आर दोज गुड्स which can be used in place of one another, one another। वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर एग्जाम्पल दो। बच्चों एग्जाम्पल के बिना तो बात ही नहीं बनती ना।
सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, ये एग्जाम्पल बहुत पहले से चलते आ रहे हैं बच्चों। टी एंड कॉफी, बॉल पेन एंड जेल पेन, ओके। उसके अलावा कोक एंड पेप्सी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चा? सब्स्टिट्यूट गुड्स के, कि जिन गुड्स को हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल पे ध्यान मत दीजिए, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए कि क्या कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल कैसे एक गुड का प्राइस दूसरी गुड की डिमांड को इंपैक्ट कर रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा बच्चों, इफ प्राइस ऑफ कोक इंक्रीजेस, ओके, अगर कोका कोला के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, देन डिमांड ऑफ पेप्सी विल, बोलो बच्चों, अगर कोक के प्राइस बढ़ गए हैं तो कंज्यूमर पेप्सी पे शिफ्ट हो सकता है। बोथ आर सेम, ऑलमोस्ट सेम, कि इसके प्राइस बढ़ने से डिमांड ऑफ पेप्सी इंक्रीज यानी बढ़ सकती है। तो आपने क्या देखा कि एक गुड के प्राइस ने दूसरी गुड को डिमांड पे इंपैक्ट डाला, एक गुड के प्राइस ने दूसरी गुड के डिमांड पे इंपैक्ट डाला। तो यह है सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इसी के अंदर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पहले बताएंगे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। those goods which are used together या jointly, which are used together या एक साथ या jointly to satisfy a consumer want, to satisfy a consumer want, एक कंज्यूमर के किसी भी वांट को पूरा करने के लिए जो गुड्स एक साथ यूज होती हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर, टी और कॉफी कहां लिखा? सब्स्टिट्यूट में। टी और शुगर कहां लिखा? कॉम्प्लीमेंट्री में। ऐसे ही कार एंड पेट्रोल, एग्जाम्पल कार एंड टायर, ठीक है। उसके अलावा आप बोलते हो बच्चा पेन एंड इंक, ये सब कौन से गुड्स हैं सर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो एक चीज की प्राइस दूसरी गुड्स की डिमांड को इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट में भी कर सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री में भी कर सकते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, तो कैसे टी का प्राइस शुगर की डिमांड को इफेक्ट करेगा, या कैसे कार का प्राइस पेट्रोल की डिमांड को इफेक्ट करेगा, या कैसे पेन का प्राइस या इंक का प्राइस पेन की डिमांड को इफेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए, लेट अस अज्यूम दैट इफ प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस, इफ प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस, अगर कार के प्राइस बढ़ जाते हैं, मार्केट में कार का दाम बढ़ गया, अभी तो पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, अगर कार का दाम बढ़ गया, कार के प्राइस बढ़ गए, तो आप क्या सोचते हो, क्या आपको लग रहा है कि पेट्रोल की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर? बच्चे, कार के प्राइस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर्स जो हैं वो कार की डिमांड को तो फॉल करेंगे। अगर कार की डिमांड फॉल हुई तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। यस और नो? यस सर। इसका वाइज वर्सा क्या है? अगर कार के प्राइस कम होते हैं, कार जो 5 लाख की है भैया वो 2 लाख रुपए की हो गई, पॉसिबल है क्या? हो सकती है, चलो जी हो गई मान लीजिए, तो कार ही कार बिकेगी। तो पेट्रोल का कंजम्पशन तो बच्चा होगा ही, पेट्रोल के बिना कार तो नहीं चलेगी, तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ सकती है, ऑब्वियस बढ़ेगी। तो आप क्या देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या था? देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड से टी एंड डिमांड ऑफ अदर गुड से कॉफी।
एक गुड के प्राइस जब इंक्रीज हो रहे थे तो दूसरी गुड की डिमांड बढ़ रही थी। पॉजिटिव रिलेशन था बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अदर। मैं बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या था कि प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ अदर गुड डिक्रीजेस। अगर कार के प्राइस बढ़ते हैं तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती है। तो यहां पर इनवर्स रिलेशन है बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अदर गुड। समझ में आ रहा है? ये है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाला पॉइंट। बच्चे हमने डिमांड के फंक्शन में, डिमांड के फैक्टर्स में 2 पॉइंट कर लिए, प्राइस ऑफ गिवन गुड एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बच्चा सेक्ट्रेस पैरेबस क्या होता था? सेक्ट्रेस पैरेबस मींस अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट आप कब लिखोगे? जब आप बात करोगे सिर्फ प्राइस की। ध्यान दीजिएगा, जब आप बात करोगे सिर्फ प्राइस की तो आप बोलोगे अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। लेकिन जब आप अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हो, जब आप अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हो तो प्राइस की बातें भी नहीं होंगी। एक बार में एक फैक्टर चलेगा, एक बार में एक फैक्टर की ही बात करेंगे, तब समझ में आएगा, तब प्रूव कर पाएंगे कैसा रिलेशन है, क्या है डिमांड फंक्शन। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आते हैं बच्चा नेक्स्ट फंक्शन पे, नेक्स्ट फैक्टर पे। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स। इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? थर्ड फैक्टर है बच्चा इनकम ऑफ बायर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ बायर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इस फंक्शन को अब ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी बच्चों, तो इनकम को मैं डिवाइड कर सकता हूं बच्चों 2 पार्ट में। एक होती है नॉमिनल इनकम, जो आप मॉनेटरी टर्म में अर्न करते हैं पैसे की फॉर्म में। दूसरी होती है रियल इनकम, जो आपकी परचेजिंग पावर शो करती है। अभी इस पॉइंट में मैं बात करूंगा नॉमिनल इनकम की, जो आप अर्न करते हैं मनी इनकम की। ओके, अगर कंज्यूमर की मनी इनकम, अगर कंज्यूमर की मनी इनकम में चेंज आता है, कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी की बात नहीं कर रहा हूं, वो कांस्टेंट है। अगर कंज्यूमर की मनी इनकम में चेंज आता है तो कंज्यूमर की डिमांड में भी चेंज आएगा। कैसे आएगा? अगर आपकी इनकम या किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो कुछ गुड्स की डिमांड बढ़ाता है और कुछ गुड्स की डिमांड कम भी कर देता है। तो मैं दोनों गुड्स लेके चलूंगा। कुछ गुड्स हाई क्वालिटी हैं, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो लो क्वालिटी हैं। तो कंज्यूमर जो है वो कौन सी गुड्स की डिमांड बढ़ाता है इनकम के बढ़ने पे, और कौन सी गुड्स की डिमांड कम करता है इनकम के बढ़ने पे ही। ये आपको समझना है। बहुत सिंपल फंडा है, सिंपल फैक्ट है। सबसे पहली चीज, इनकम ऑफ बायर है क्या, इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या है? तो इनकम ऑफ बायर या इनकम ऑफ कंज्यूमर इज द फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। अब कैसे अफेक्ट करता है? तो हम बात करते हैं पहले 2 गुड्स की, कि हम कौन सी 2 गुड में इनकम ऑफ कंज्यूमर को डिवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चा नॉर्मल गुड्स। ओके, नॉर्मल गुड्स। दूसरी बच्चा इंफीरियर गुड्स। कौन से गुड्स? इंफीरियर गुड्स। एक बार नोट्स पे आते हैं, देखो बच्चा, अभी हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कवर किया है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, यहां पे आपको 2 गुड्स दिखेंगी। सबसे पहला नॉर्मल और दूसरा कौन सा? इंफीरियर। ठीक है, 2 गुड्स। तो आपको क्या देखना है कि नॉर्मल गुड्स क्या है और इंफीरियर गुड्स क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, फिर बताएंगे इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं। नॉर्मल एंड इंफीरियर। बच्चों, जिन गुड्स का इनकम के साथ, ध्यान से सुनिएगा, जिन गुड्स का इनकम के साथ पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनकम के साथ पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशन होता है, उनको हम बोल देते हैं नॉर्मल गुड्स। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल गुड्स आर जनरली हाई क्वालिटी गुड्स। ठीक है, तो इनकम बढ़ती है तो आप हाई क्वालिटी गुड्स पे जाते हो, शिफ्ट होते हो। और इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नेगेटिव रिलेशन विद इनकम। मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं बच्चा, मैं इनकम की बात कर रहा हूं। ऐसे गुड्स जिनका इनकम के साथ इनडायरेक्ट, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन है, उनको मैं बोल रहा हूं इंफीरियर गुड। दीज आर जनरली लो क्वालिटी गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स क्या है?
आप यहां देखिएगा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जो जर्नली लो क्वालिटी गुड्स हैं, ठीक है, और नॉर्मल गुड्स वो हैं जो जर्नली हाई क्वालिटी गुड्स हैं। तो मैं इन शॉर्ट यहां एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकता हूं कि इनकम और डिमांड का अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो वो गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन। अगर इनकम के साथ किसी गुड्स का नेगेटिव रिलेशन है तो वो लो क्वालिटी गुड्स हैं, वो इंफीरियर भी हो सकती हैं, वो गिवन गुड्स भी हो सकती हैं। मैं बात करूंगा गिवन गुड्स की भी आगे जाके। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंफीरियर गुड्स की, जर्नली लो क्वालिटी गुड्स, आप ये मान के चलिए, ठीक है बच्चों। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बच्चों मिल्क की। आप मिल्क कंज्यूम करते हैं, मिल्क की बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं। आप अगर बात करते हैं बच्चों फुल क्रीम मिल्क की, जर्नली इट इज हाई क्वालिटी फुल क्रीम मिल्क। अगर हम बात करते हैं टोन्ड मिल्क की, इट इज नॉट हाई क्वालिटी, इट इज लो क्वालिटी गुड, टोन्ड मिल्क, तो मैं इसको इंफीरियर का नाम देता हूं। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे बच्चा। अगर हम बात करते हैं ऑयल की, किसकी, ऑयल की, ऑयल या घी की बात करते हैं बच्चों, देसी घी एंड डालडा घी या रिफाइंड ऑयल भी लिख सकते हो आप यहां पे, बट हम कंपेयर देसी घी से कर रहे हैं तो डालडा घी और देसी घी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर नॉर्मल इंफीरियर। आप सबको पता होगा देसी घी इज नॉर्मल हाई क्वालिटी जनरली एंड डालडा घी इज वेरी लो क्वालिटी, इंफीरियर वी कैन से, लो क्वालिटी। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसे नॉर्मल गुड्स की डिमांड को और कैसे इंफीरियर गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करता है आप जानेंगे, ठीक है। इन जर्नल लाइफ, डेली लाइफ रूटीन हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंज्यूमर ब्रांड्स पे शिफ्ट होता है, हाई क्वालिटी गुड्स का कंजम्पशन करने लगता है, और जो नॉन ब्रांडेड थिंग्स हैं, जो लो क्वालिटी गुड्स हैं, उनका कंजम्पशन कम करने लगता है। हम उसी चीज की बात कर रहे हैं बच्चों। तो पहले बात करते हैं कौन सी गुड्स की, पहले बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की, जर्नली हाई क्वालिटी गुड्स। तो अब क्या लिखेंगे, नॉर्मल गुड्स में if income of consumer या income of buyer increases, if income of consumer या income of buyer increases, तो आप बोलते हो बच्चा डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड विल इंक्रीज, क्योंकि वो हाई क्वालिटी गुड्स हैं, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलता हूं इनकम ऑफ बायर डिक्रीज, अगर बायर की इनकम कम होती है, फॉल होती है, देन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स की ही बात कर रहा हूं, विल ऑल्सो डिक्रीज। क्योंकि आपकी इनकम कम होगी तो आप अब हाई क्वालिटी गुड्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी इनकम फॉल हो गई, आपकी एबिलिटी टू बाय कम हो गई है, इनकम आपकी कम हो गई है। आपकी इनकम बढ़ती है, आप ब्रांडेड गुड्स लेते हो, आप हाई क्वालिटी कंजम्पशन करते हो। आपकी इनकम कम होती है तो आप हाई क्वालिटी कंजम्पशन को कम भी कर देते हो, आप लो क्वालिटी पे चले जाते हो, ह्यूमन नेचर है। तो इनकम किस तरह नॉर्मल गुड्स को अफेक्ट कर रहा है आप देख रहे हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी, आप फुल क्रीम मिल्क लेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आप देसी घी यूज करेंगे, ऑलिव ऑयल शायद यूज करेंगे, हाई क्वालिटी गुड है। लेकिन आपकी इनकम कम होगी तो आप ऑयल की क्वालिटी डाउन कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल से वापस रिफाइंड ऑयल पे आ सकते हैं ना। आपकी इनकम कम हो गया, आप फुल क्रीम मिल्क से टोन मिल्क पे भी आ सकते हैं। तो कंज्यूमर की इनकम बदलने पर गुड्स का कंजम्पशन भी बदल जाता है। इनकम इफेक्ट करता है दो गुड्स को, नॉर्मल, इंफीरियर। गिफन को भी कर सकता है, गिफन भी लो क्वालिटी गुड्स होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स है गिफन गुड, तो लो क्वालिटी ही हुआ। इनकम बढ़ेगी, उनकी डिमांड भी कम होगी। तो आप जान लें, सुन लें कि गिफन गुड्स में भी इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन ही होता है जैसे इंफीरियर में होता है। अभी हम बात करेंगे इंफीरियर की, तो आप वहां सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड्स। बच्चों इंफीरियर गुड्स में आपने क्या देखा, इंफीरियर गुड्स में जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, देन
डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड विल फॉल और इंक्रीज? आप बोलोगे सर फॉल। तो आपने क्या देखा बच्चों कि इनकम बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम किया जा रहा है क्योंकि वो लो क्वालिटी गुड्स है। तो इनकम इंक्रीज होगी तो इंफीरियर की डिमांड फॉल होगी। अगर इसी पॉइंट के अंदर बात करता हूं मैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल, देन डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल इंक्रीज। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर कंज्यूमर की इनकम फॉल होती है तो कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स पे शिफ्ट हो जाता है, उसकी डिमांड को बढ़ाता है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि इनकम का डिमांड के साथ इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन है, और इनकम का इंफीरियर गुड्स की डिमांड के साथ नेगेटिव और इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इनकम बढ़ रही है तो हम फुल क्रीम मिल्क की डिमांड करते हैं, इनकम अगर कम हो रही है तो हम टोन्ड मिल्क की डिमांड करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि इनकम कम होने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है और इनकम बढ़ने पर नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। समझ में आया? ये था आपका तीसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों इंफीरियर गुड्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। नई बात पता चलेगी आपको जो आपने शायद पहले नहीं सीखी है। ठीक है, चलो उस पे चलते हैं। देखिए बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल नो कॉमोडिटी इज इंफीरियर if any commodity is purchased by consumer just because of his low income level, then this commodity is termed as inferior. कोई commodity inferior नहीं होती है, डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम क्या है। अगर कंज्यूमर ने कोई भी गुड कंज्यूम की है, जो गुड कंज्यूम की है तब जब उसकी इनकम बहुत लो थी, तो वो गुड इंफीरियर बन गई, सिंपल। तो फॉर एग्जाम्पल, बाजरा इज नॉर्मल कॉमोडिटी फॉर अ रिच पर्सन, बट if low income of poor person force him to consume bajra every day, then bajra will be inferior commodity for him. बच्चों, हम लोग भी बाजरे की रोटी खाते हैं, आप लोग भी खाते होंगे, तो आपके लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई डेली बेसिस पे वीट कंज्यूम नहीं कर सकता है, वो डेली बाजरा रोटी खाता है, तो उसके लिए वो इंफीरियर है क्योंकि वो डेली खानी पड़ रही है, इनकम बहुत लो है। तो कोई कॉमोडिटी इंफीरियर नहीं है, कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है कब कौन से गुड नॉर्मल बन जाए, कब कौन से गुड इंफीरियर बन जाए। एक क्वेश्चन था कि एक कॉमोडिटी नॉर्मल भी हो सकती है और वही कॉमोडिटी इंफीरियर भी हो सकती है सेम पर्सन के लिए, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे लिए बाजरा नॉर्मल है, ठीक है, यहां लिखा हुआ है, अगर मेरी इनकम इतनी कम हो गई कि डेली बाजरा कंज्यूम करता हूं, तो मैं इंफीरियर गुड पे शिफ्ट हो गया हूं। मतलब तो इनकम ऑफ कंज्यूमर डिसाइड करती है कि कौन सी कॉमोडिटी नॉर्मल है और कौन सी कॉमोडिटी इंफीरियर है। तो इट इज नॉट द कंज्यूमर बट द इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर डिसाइड कि वेदर गुड इज नॉर्मल और इंफीरियर। सो इनफीरियरिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, नॉट द एक्चुअल। समझ गए मेरी बात बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ये था आपका थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इनकम ऑफ कंज्यूमर। उसके अंदर हमने दो गुड्स पढ़ी, नॉर्मल और इंफीरियर। चलिए उसके बाद फोर्थ डिटर्मिनेंट पे आते हैं बच्चा। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ डिटर्मिनेंट क्या आपका? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट प्रेफरेंसेस, आपने पहले भी पढ़ा है। तो कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की प्रायोरिटीज, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर की हैबिट्स भी डिसाइड करती हैं कंज्यूमर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो सिर्फ प्राइस ही नहीं, सिर्फ इनकम ही नहीं, बल्कि कंज्यूमर का टेस्ट भी, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर की हैबिट्स, कंज्यूमर के लॉ, कंज्यूमर के कस्टम्स भी, कंज्यूमर का रिलीजन भी ये डिसाइड कर सकता है कि वो किसकी डिमांड ज्यादा करता है। एक कंज्यूमर को टेस्ट पसंद है एक चीज के, दूसरे को नहीं है। जिसको टेस्ट पसंद है वो डिमांड को बढ़ाता है। हम बोलते हैं कि इफ कंज्यूमर हैव फेवरेबल टेस्ट या फेवरेबल प्रेफरेंसेस अबाउट एनी कॉमोडिटी, डिमांड विल इंक्रीज।
On the other hand, if a consumer has unfavorable taste या preferences, तो demand will decrease. Same fact है बॉस यहां पे. Taste and preferences of consumer directly influence demand. They include change in fashion, customs, habits, etc. If a commodity is in fashion or preferred by consumers, then demand for such commodity increases. मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको. बच्चों अभी हम बात करते हैं कुछ फैशन की. अभी हम क्या देखते हैं कि लोग जीन्स पहनते हैं. जीन्स कई तरह के आते हैं. आप देखते हो एक फटी हुई जीन्स जो 4 से 5 जगह से 6 जगह से फटी हुई है, सब कुछ दिख रहा है वहां से, वो 4,000 रुपए की है, 5,000 रुपए की है, ब्रांडेड. फिर भी लोग उसको कंज्यूम करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो जीन्स फैशन में. तो फैशन की वजह से उस जीन्स की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि वो आज फैशन में, नो मैटर कि प्राइस कितना है. तो कंज्यूमर का फैशन डिसाइड कर रहा है कौन सी चीज बिकेगी, कौन सी नहीं बिकेगी. मतलब फटे हुए जीन्स के भी 5,000 रुपए हो सकता है, डिमांड बढ़ सकती है अगर वो फैशन में है. तो डजंट मैटर कि प्राइस कितना है. तो कंज्यूमर का फैशन, कंज्यूमर के टेस्ट से भी डिमांड अफेक्ट हो सकती है. ठीक है बच्चों. उसके बाद बहुत सिंपल पॉइंट था ये. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, समझने वाला पॉइंट है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर. कि फ्यूचर में प्राइस कितना होगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. बच्चों ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. बच्चों ये है आपका फोर्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेशन. बच्चों किस चीज की एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. कि फ्यूचर में प्राइस कितना होगा. बच्चों फ्यूचर का प्राइस आज की डिमांड को, प्रेजेंट की डिमांड को अफेक्ट कर सकता है या नहीं. हम बोलेंगे यस सर कर सकता है. मान लीजिए, बहुत सिंपल रियल एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहां पे. हम बात करते हैं बच्चों पेट्रोल की. मान लीजिए कि पेट्रोल के प्राइस ऑफ पेट्रोल इन फ्यूचर अगर 110 रुपए पहुंचने वाला है पर लीटर, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो. आपको लग रहा है कि आज प्राइस 101 रुपए है या 100 रुपए है, आपको लग रहा है कि कल इसका प्राइस 110 हो जाएगा. तो आज आप लोग क्या करेंगे. आपको पता लग गया कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप आज लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल आप आज बढ़ाते हैं कि नहीं. आप अपने गाड़ी के, अपने स्कूटर के, अपने बाइक के टैंक्स फुल कराते हैं नहीं. तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल इंक्रीज इन प्रेजेंट. प्राइस बढ़ेगा कल, लेकिन डिमांड बढ़ाई आज. तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं इस पॉइंट को कैसे लिखूंगा. इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट that price of a commodity will rise in near future, then quantity demand of that commodity will increase in present. अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, ऐसा कंज्यूमर को एक्सपेक्टेड है, तो वो डिमांड को आज बढ़ा देगा. तो कल प्राइस बढ़ने से आज की डिमांड पे इंपैक्ट पड़ा कि नहीं. यस, दिस इज द पॉइंट. एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस भी आज की डिमांड को अफेक्ट कर सकती है. समझ में आया बच्चों, बोलो नहीं आया समझ.
चलो, इसका वाइस वर्सा क्या हो सकता है? ऑन द अदर हैंड आपको यह लगता है, if price of a given commodity will decrease in near future, अगर आने वाले समय में प्राइस कम होने वाला है, आज आप क्या करेंगे बच्चों, बोलो? आने वाले समय में प्राइस कम होने वाला है तो आप क्या करेंगे? अब आज प्रेजेंट में, इन प्रेजेंट डिमांड विल फॉल, क्योंकि कल प्राइस कम होगा तो आप लोग अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर देंगे कि मैं कल खरीदूंगा। अगर वो चीज आज नेसेसिटी नहीं है, जरूरत की नहीं है, तो उसे आप कल पोस्टपोन कर देंगे कि मैं कल खरीदूंगा। तो इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल फॉल इन नियर फ्यूचर, ही विल बाय लेस इन प्रेजेंट, ही विल बाय लेस इन प्रेजेंट, वो कल खरीदेगा। तो आज डिमांड क्या होगी बच्चा, बोलो? फॉल हो गई। चलो, अब यहां देखिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कॉमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, अगर कल प्राइस बढ़ने वाला है, देन पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट इन प्रेजेंट। ओके, तो उसके बाद इसका वाइस वर्सा क्या है कि अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो आज लोग कम खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिया है, if the price of petrol is expected to rise in future, its present demand will increase। ये पॉइंट खत्म होता है। ओके, तो what do you expect? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उससे आज की डिमांड को फर्क पड़ेगा। तो आप हर पॉइंट को इस तरह समझिए, ये रियल है। पता है, इकोनॉमिक्स में ना हर पॉइंट आपको लगेगा कि ये रियल है, ये हो रहा है, ये चलता है। इकोनॉमिक्स यही है। अब हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप इन सारी लॉज का, इन सारे डिटर्मिनेंट्स का अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई करेंगे? आप लोग प्रोड्यूसर हैं, आपको कंज्यूमर के डिमांड पैटर्न का ही नहीं पता, आप लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे? तो आपको कंज्यूमर का बिहेवियर जानना है, आपको डिमांड एनालिसिस करना है। आपको डिमांड एनालिसिस इसलिए करना है कि कंज्यूमर किस टाइप के गुड्स डिमांड करता है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तब जाके प्रोड्यूसर डिसीजन ले पाते हैं। तो कंज्यूमर इज द वन जो डिसाइड करेगा कि आप लोग क्या करोगे। तो कंज्यूमर का बिहेवियर जज करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपना प्रोडक्ट आसानी से मार्केट में लेके आ सको, किस प्राइस पे लेके आ सको आपको पता चलेगा। तो इसीलिए डिमांड को ढंग से समझो। कल को बिजनेस करना है ना, कुछ भी करना है, तो कंज्यूमर बिहेवियर जानना पड़ेगा कि क्या होता है। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बच्चा? नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ मतलब इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल है, किसका? प्राइस का और डिमांड का रिलेशन बच्चों को पता है कि इनवर्स नेगेटिव होता है। बट क्या अजम्पशन है कि कब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा? अगर मैं अजम्पशन को रिलैक्स कर देता हूं तो क्या लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा या नहीं होगा, ये जानना जरूरी है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है बच्चों? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other factors being constant, other things being constant, यानी ceteris paribus चलेगा यहां पे, and there is inverse relation between price and quantity demand। अगर प्राइस मार्केट में बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड फॉल होगी, और प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड। बट मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, सेटरिस पेरेबस को लेके चलना है। ठीक है, चलो लॉ ऑफ डिमांड पे आते हैं बच्चों। लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करते हैं। इट स्टेट्स दैट कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कीपिंग अदर फैक्टर्स। बच्चा, अदर फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस,
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सब कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट and there is inverse relation between price of a commodity या price of a given good and quantity demanded कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ceteris paribus. It means when price of a given commodity increases, quantity demand will fall. सर कितनी बार पढ़ाओगे ये चीज? अच्छा जितनी बार आएगी उतनी बार पढ़नी पड़ेगी ना अपन को. उसके बाद आप इस लॉ ऑफ डिमांड को प्रेजेंट कर सकते हो शेड्यूल से और कर्व से. अगेन अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं तो आप लेके चलते हो प्राइस and quantity demand in units. तो आप क्या बोलते हो बच्चों कि अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड विल फॉल. ओके अगेन सेम इन यूनिट्स. इसी चीज को आप प्रेजेंट करते हो ग्राफ में तो आप बोलते हो सर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग from left to right as there is inverse relation between price and quantity demand. तो एक रीजन और मिल गया हमको आज कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है. एक लाइन में बताइए तो आप बोलोगे ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड. हमने पहले बोला बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तभी डाउनवर्ड स्लोपिंग है. अब हम बोल रहे हैं ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड बोलो या इनवर्स रिलेशन बोलो, बोथ आर सेम थिंग. तो ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज इनवर्स रिलेशन. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट यही करता है कि इनवर्स रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके इसके बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है इसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेनेशन कि डिमांड कर्व की शेप क्यों है, कैसी है और क्यों है. सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा. देखिए बच्चों एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे आप कर्व की, ध्यान दीजिएगा नोट्स में. लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन किया, ठीक है. अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. बोले तो ceteris paribus. ठीक है दिस लॉ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज. एमसीक्यू बन सकता है, बोलो बच्चे बन सकता है कि नहीं. फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज. ठीक है अजम्पशंस क्या है सुनिएगा ध्यान से. हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ceteris paribus अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा. मैंने एग्जांपल दिया था आपको लास्ट क्लास में. अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है और साथ साथ साइमल्टेनियसली आपकी इनकम भी बढ़ गई, कोई भी अदर फैक्टर उठा लिया हमने, इनकम वो बढ़ गई, तो हो सकता है कि आप डिमांड कम ना करो, आप डिमांड को बढ़ाओ. प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड को आप बढ़ा रहे हो क्योंकि आपकी इनकम भी साथ साथ बढ़ गई. इसीलिए बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो पाया. तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कब नहीं होगा, जब आप प्राइस के साथ साथ अदर फैक्टर को भी बदल रहे हैं. तो इसीलिए बोलते हैं अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, ceteris paribus. तो कौन कौन से फैक्टर्स कांस्टेंट बोलने हैं आपको बच्चों? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कांस्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कांस्टेंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तब जाकर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा और ऑपरेट होगा. अब आपको टेबल और डायग्राम दिखाना है, एक्सप्लेन कैसे करना है. टेबल को बता रखा है. टेबल क्लियरली शोज दैट मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर डिमांडेड व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स. एज सीन इन डायग्राम डिमांड कर्व डीडी slopes downward from left to right, indicating the inverse relationship between price and quantity demand. This is the explanation. इसकी बात कर रहा था मैं आपको. ठीक है उसके बाद आप लॉ ऑफ डिमांड करने के बाद एक बात और है बच्चों, जब आप assumptions लिखते हो, आप assumption जब लिखते हो,
अजम्पशंस में आप लिख रहे हो यहां पर कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बीइंग कांस्टेंट। उसके बाद आप बोलते हो कि अजम्पशन में आपने सारे फैक्टर जो देखे वो इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स देखे, आप यहां मार्केट डिमांड के फैक्टर्स भी अजम्पशन में डाल सकते हैं। ठीक है, अब सर मार्केट डिमांड के फंक्शंस क्या होते हैं आप बताओ, आपने बताई नहीं बच्चा। इंडिविजुअल डिमांड के हमने 5 फंक्शन किए। ठीक है, प्राइस ऑफ अ गिवन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसमें पढ़ा सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर हमने पढ़ा इनकम ऑफ कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल और इंफीरियर, फिर हमने पढ़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड देन इनकम, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी आपने पढ़ लिया। अभी मार्केट डिमांड के फैक्टर्स क्या है बच्चों, जैसे इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर में जो पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ अ गिवन गुड, उसकी वजह से टॉपिक बनता है लॉ ऑफ डिमांड, आपने पढ़ लिया। तो ये प्राइस ऑफ गिवन गुड का ही एक्सटेंशन था लॉ ऑफ डिमांड, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ परचेज। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। अब उसके बाद बता रहा हूं मैं आपको कि मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। बच्चों आपने अभी तक किया है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं और पढ़ाने जा रहा हूं क्या आपको, मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है बच्चा। मार्केट डिमांड इज फंक्शन ऑफ, मैंने आपको बोला था कि मार्केट डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड वाले फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं, ये बात करेक्ट है बोलो। तो मार्केट डिमांड फंक्शन में आप सिर्फ मार्केट डिमांड के फैक्टर्स की बात करते हो, तो वो कौन से फैक्टर्स है, वो 3 फैक्टर है मेन इंपॉर्टेंट बच्चा। सबसे पहला साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन, दूसरा सीजन एंड वेदर, तीसरा आप बोलते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये दोनों ऐसे सेम हो गए, आप यहां पॉपुलेशन वाले को अलग वर्ड से इंडिकेट कर सकते हैं, तो आप यहां एस की जगह लिख सकते हैं पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन एंड इट्स कॉम्पोजिशन, सीजन एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पे एमडी मींस मार्केट डिमांड, एमडी मतलब बोलो बच्चों मार्केट डिमांड। उसके बाद पीओ इज साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन क्या होता है आपको बताएंगे। उसके बाद एस मतलब सीजन एंड वेदर, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इट कैन बी इक्वल और अनइक्वल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब आप पढ़ने जा रहे हो कि मार्केट डिमांड को ये 3 फैक्टर, सबसे पहला पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन, सीजन वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये तीनों फैक्टर्स कैसे मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन की। साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन। बच्चा पॉपुलेशन का साइज आपकी मार्केट डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, बहुत सिंपल तरीके से अफेक्ट करता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे या नहीं, बोलो बच्चों, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे या नहीं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, तो आप बताओ मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सारे प्रोडक्ट की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। तो मार्केट डिमांड का फैक्टर है पॉपुलेशन, एक बड़ा वाइडर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम कि मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है पॉपुलेशन का साइज। एक नया नया एरिया सेटअप हुआ, नई बिल्डिंग, नई सोसाइटी बनी, वहां पे बहुत सारे लोग आ गए, तो लोगों ने डिमांड करना शुरू किया, पर कोई शॉप ही नहीं थी। देखा, बहुत सारे प्रोड्यूसर ने देखा है तो बहुत डिमांड हो रही है, कोई शॉप ही नहीं, शॉप खोल लेते हैं, चल गई। क्यों? क्योंकि जहां नया एरिया, जहां पॉपुलेशन अभी बढ़ने जा रही है, बढ़ रही है, नंबर ऑफ कंज्यूमर का साइज बढ़ने जा रहा है, तो प्रोड्यूसर देखता है कि कहां साइज बढ़ रहा है, वहां प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। तो मार्केट डिमांड बड़ी होती है वहां पे, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स वहां बढ़ रहा है। सिंपल है, अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम हो जाएगा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेगा कौन? तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, मतलब पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, तो मार्केट डिमांड इंक्रीज। अगर पॉपुलेशन का साइज कम होगा तो मार्केट डिमांड विल
डिक्रीज, सिंपल। अब सर पॉपुलेशन में कॉम्पोजिशन क्या होता है वो बताओ बच्चों। कॉम्पोजिशन इज व्हाट, कि पॉपुलेशन में किस तरह के लोग हैं, कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, पॉपुलेशन की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या हैं। बच्चों कॉम्पोजिशन में क्या आता है कि आपके कंट्री की पॉपुलेशन में ओल्ड एज लोग ज्यादा हैं, या फीमेल्स ज्यादा हैं, या मेल्स ज्यादा हैं, या इन्फेंट्स ज्यादा हैं, बच्चे। तो आपको ये सारी क्वालिटीज देखनी है, किनका नंबर ज्यादा है, जिनका परसेंटेज, जिनका प्रपोर्शन पूरी पॉपुलेशन में ज्यादा है, उनके रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, है या नहीं। अगर आपकी कंट्री की पॉपुलेशन में फीमेल्स का नंबर ज्यादा है, ओके, तो इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। कौन सा प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। अगर आपकी पॉपुलेशन में इन्फेंट्स ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, बेबीज, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन के साथ साथ कॉम्पोजिशन भी आपकी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है, कि कॉम्पोजिशन कैसे, किस तरह के लोग आपके कंट्री में पॉपुलेशन में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपको पॉइंट्स मार्केट डिमांड को अफेक्ट करेंगे। ये कॉम्पोजिशन की बात है। ये आपका पहला पॉइंट है, पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन। नोट्स पे आते हैं बच्चों। नोट्स में मार्केट डिमांड के फैक्टर्स पे आता हूं मैं, जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन, उसके बाद जो आपका सेकेंड फैक्टर आता है बच्चों, वो क्या आता है, सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, सीजन एंड वेदर क्या है। बहुत पीछे छोड़ गए हम लोग, हाँ देखिए बच्चों, अब जो पॉइंट है दैट इज साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हम पढ़ चुके हैं। अगला सीजन एंड वेदर। बच्चा सीजन एंड वेदर कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को। अगर हम लोग ये देखते हैं कि अभी जो सीजन है, मान लीजिए वो रेनी सीजन है, ओके, रेनी सीजन में आप लोग क्या देखते हो कि अम्ब्रेलास की डिमांड, रेन कोट्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और अम्ब्रेलास की डिमांड विंटर्स में कम हो जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सीजन भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को इंपैक्ट कर सकता है, सीजन हो या वेदर हो। समर आता है, समर में आप आइसक्रीम की डिमांड को बढ़ाते हैं, समर्स में आप कॉटन क्लोथ्स की डिमांड को आप बढ़ा देते हैं, पर विंटर्स में आप वूलन क्लोथ्स की डिमांड को बढ़ाते हैं। तो सीजन एंड वेदर भी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। देखो सीजन चेंज होगा तो इंडिविजुअल डिमांड को फर्क नहीं पड़ेगा, सीजन बदलने पे सभी कंज्यूमर का रिएक्शन सेम होगा, है ना। सारे ही कंज्यूमर विंटर्स में वूलन क्लोथ्स की डिमांड कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सीजन विंटर है तो आधे कंज्यूमर्स कॉटन क्लोथ्स पहन रहे हैं, आधे वूलन क्लोथ्स पहन रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सीजन एंड वेदर सबके लिए सेम इंपैक्ट डालेगा। तो हम बोलेंगे सीजन एंड वेदर इज द फंक्शन, इज द फैक्टर ऑफ मार्केट डिमांड, नॉट इंडिविजुअल डिमांड। चलो उसके बाद अगर आप बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये थर्ड पॉइंट है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ध्यान से सुनना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बच्चों इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट डिमांड ज्यादा होगी या कम। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है बच्चों। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप्स का होता है बच्चों। पहला इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या है सर, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बच्चों अगर मैं बोलता हूं कि हमारी कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, इक्वल मींस कि सभी लोग
के पास जो शेयर है ऑल ओवर जीडीपी में, ऑल ओवर इनकम में, वो बराबर बराबर है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट कई हद तक ये पॉसिबल है कि हमारी कंट्री में रिच और पुअर में गैप बहुत कम है। हमारी कंट्री में पुअर बहुत ज्यादा पुअर नहीं है और रिच बहुत ज्यादा रिच नहीं है। मींस पुअर में भी एबिलिटी है कि वो गुड्स को खरीद सकता है, उसमें पावर है क्योंकि वो ज्यादा पुअर नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज, कुछ नेशंस ऐसी हैं अनडेवलप या अंडर डेवलप नेशंस, उनमें क्या होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है कि वहां रिच और पुअर में गैप बहुत ज्यादा है। रिच इज रिचर एंड पुअर इज वेरी पुअर। इन कंट्रीज में क्या होता है, यहां पे रिच लोग डिमांड ज्यादा कर पाते हैं, पुअर नहीं कर पाते। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो यहां रिच भी डिमांड कर पा रहा है लग्जरीज की और पुअर भी अपने प्रोडक्ट की डिमांड नॉर्मल तरीके से कर पा रहा है पूरी, क्योंकि यहां रिच मोर रिचर नहीं है, पुअर ज्यादा पुअर भी नहीं है। दोनों में एबिलिटी है बाय करने की। अभी कंपेयर कीजिए इसको, अगर पुअर ज्यादा पुअर नहीं है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन केस में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में पुअर बहुत पुअर है, तो कहां पे डिमांड ज्यादा होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में? बच्चे जहां पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, पुअर बहुत पुअर है, पुअर तो वह खरीद ही नहीं पा रहा है, सिर्फ रिच डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाले केस में पुअर भी डिमांड कर पा रहा है, रिच तो डिमांड कर ही सकता है, दोनों ही डिमांड कर सकते हैं। इट मींस यहां पे डिमांड का जो इंपैक्ट है, डिमांड बढ़ने का जो चांस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं बोल सकता हूं इन केस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट डिमांड इज हाई एज कंपेयर टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां मार्केट डिमांड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है बच्चे, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। अभी हमने मार्केट डिमांड के फैक्टर जो तीन ही थे, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन, सीजन एंड वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लिया है। हम मार्केट डिमांड के फैक्टर्स भी कर चुके हैं, हम इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर भी कर चुके हैं। अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज मार्केट डिमांड फंक्शन, तो आप सिंपल से बोल दोगे मार्केट डिमांड फंक्शन refers to the functional relationship between market demand and factor affecting market demand। सबसे ऊपर टॉप में जो लाइन दिख रहा है आपको, तो market demand is affected by all the factors affecting individual demand also। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इंडिविजुअल डिमांड के जो फैक्टर्स हैं वही फैक्टर्स मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड का ही सबमिशन होता है। तो जो फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करेगा वही फैक्टर मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है बच्चों। अभी हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, आज हमने डिमांड फंक्शन कंप्लीट पढ़ा। डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन में दो फंक्शन थे बच्चों, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में आपने उसके अंदर 5 डिटर्मिनेंट्स थे, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। उसके बाद आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड विद मीनिंग, अजम्पशंस, टेबल एंड डायग्राम। सेटेरिस पैराबिस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ लिया। फिर लास्ट में पढ़ा हमने मार्केट डिमांड के फैक्टर्स क्या हैं। यहां तक कंप्लीट करने के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इसके बाद स्लोप डिमांड कर्व के बाद हम पढ़ेंगे इसका फॉर्मूले के बाद डिटर्मिनेंट्स हम कर चुके हैं। उसके बाद हम सीधा जंप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉ ऑफ डिमांड भी आप लोग कर चुके हो, तो आप आएंगे सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शनल केसेस एंड रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, समझने वाला टॉपिक होगा, शायद पहले आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नया होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास को समझने के लिए अपना बेसिक बहुत स्ट्रांग रखो ताकि नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम आपको नहीं आए बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टॉपिक को अच्छे से करना, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे डाउट्स लेके आना।
मतलब ये नहीं कि सर मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। डाउट्स मीन्स कि मेरे को ये क्वेश्चन कैसे करने का है, इसमें मैं अपना कंसेप्ट कैसे अप्लाई करूं, कंसेप्ट मुझे आता है, ये डाउट्स होते हैं। इसमें मजा आता है सॉल्व कराने में कि आपने कुछ पढ़ा है, टीचर को मजा आता है कि हाँ आपने पढ़ रखा है, अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। अच्छा हो गया, ठीक है, चलो इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू, टेक केयर।